Hello students, welcome to online classes. Myself Vaishali and I am assistant teacher of science in Children Academy Inter College Agastya Muni. And in this video we will discussing about the science chapter of class 10th and the lesson number 1, and the name of the lesson is chemical reaction and equation. First of all, we just discussing about what is chemical reaction. So the definition of chemical reaction is it is the process in which one or more substance formed new substance. कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके क्या करें, कुछ नए सब्सटेंस को बनाएं. तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन. एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड. और जो ये प्रोसेस है ये कभी भी किसी भी फिजिकल मेथड से हम रिवर्स नहीं कर सकते. कहने का मतलब क्या है कि जो हमने बनाया है हम उसको किसी भी मेथड के ज़रिए वापस उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में यानी कि उसकी पूर्व अवस्था में या उसकी फर्स्ट स्टेज में उसको नहीं ला सकते हैं. एंड in class 9th you can study about the physical method. The physical method is magnetism, filtration, distillation and evaporation. Okay, then next topic is the chemical reaction involves in, okay, या फिर हम इसको बोल सकते हैं the characteristics of chemical reaction. The first characteristic is change in state. चेंज इन स्टेट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन जिन स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है उसमें पहली स्टेज है चेंज इन स्टेज. इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि हम ये कह सकते हैं जब हम आइस लेते हैं, ओके, आइस इन अ सॉलिड स्टेट एंड व्हेन वी हीटेड द आइस देन इट बिकम दैट इट कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाटर इज अ लिक्विड स्टेट. एंड इफ वी अगर हम क्या करें कि जो पानी है उसको हम और गर्म करें तो वो क्या हो जाती है, वेपर स्टेट में चली जाती है. इसका मतलब है कि क्या कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, आइस से. तो आइस क्या है, सॉलिड स्टेट. फिर वहाँ से हम गए पानी पर यानी कि लिक्विड स्टेट, वाटर पर, और वाटर से हम गए वेपर पर. यानी कि हमारे पास 3 स्टेज आ गई. फर्स्ट स्टेज क्या थी, सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस. इसका मतलब है किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम करते हैं तो वो अपनी अवस्था को या अपनी स्टेट को ईजिली चेंज कर सकती है. देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कलर. ओके, चेंज इन कलर का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, सम केमिकल रिएक्शन आर चेंज इन कलर्स. ओके, वो क्या कर देती है, अपने कलर को चेंज कर सकती है. ठीक है, इसमें एक्टिविटी है आपकी बुक में, अगर आप देखें उसको तो उसमें क्या है हमारे पास कि पोटेशियम परमैग्नेट है. पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है नॉर्मल इन जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट. ओके, अगर हम क्या करें उसमें रिएक्शन करना चाहें और हम उसमें लेमन जो जूस है उसे ऐड कर दें तो वो क्या कर देता है, अपने कलर को डिसअपियर कर देता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिकलराइज. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि कलर कैसा था उसका, वॉयलेट, और अब लेमन जूस ऐड कर दिया मतलब हमने क्या कर दिया, एक रिएक्शन कर दी है. तो वहां से वो क्या हो गया, टोटली डिसअपियर हो गया उसका कलर, और वहां पर वो क्या हो गया, एकदम कलर लेस. इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर देता है, अपने कलर को चेंज कर देता है. ओके, देन द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर. वेरी इजी. तो मैं पता है कि अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जैसे हम क्या बात कर रहे थे, चेंज इन स्टेट में कर रहे थे. ओके, वहां पर मैंने कहा था कि पानी को गर्म करेंगे, इसका मतलब क्या किया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया और वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में. क्लियर. और अगर हम उसी पानी को क्या करें, जो हमारे पास टेम्परेचर है उसे डाउन करें यानी कि फ्रिज में डाल दें तो वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ गैसेस. ये भी बहुत इजी सा एग्जांपल है आपके सामने. वही एवोल्यूशन ऑफ गैस में आपके पास एक एक्टिविटी भी है जिसमें आपने देखा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, ओके, जिंक ग्रैन्यूल्स है उसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं H2SO4 को. तो वहाँ से क्या होगा, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल को H2SO4 में ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वेपर क्रिएट करेगा, नॉर्मल सी बात है. तो वहाँ पर क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस को भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आई थिंक यू गेट माई पॉइंट एंड यू अंडरस्टैंड what can I teach you. Then the next one is chemical reaction happen in our daily life. देखो, केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लैब में या फिर केमिस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि जो हमारी डेली प्रोसेस है उसमें भी क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं. फॉर एग्जांपल, वेरी इजी, अगर हमें जिंदा रहना है, जीवित रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा. तो डाइजेशन ऑफ फूड जो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड में भी क्या होता है, हमारे पास क्या केमिकल रिएक्शन होती है. ओके, रेस्पिरेशन, क्योंकि हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके से हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है. क्लियर. देन द थर्ड वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. ऑल ऑफ यू नो
कि हाउ कैन द रस्ट बिकम, ओके। एंड देन लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आपको पता है कि इज़ वेरी स्लो स्टेप, ओके, कि मिल्क को अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कर्ड में, तो वो भी क्या है, एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। क्लियर। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कि केमिकल रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन जो होती है ये बटी होती है 2 पार्ट्स में। हम बोल सकते हैं कि इसके मतलब क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। क्लियर। फर्स्ट होता है रिएक्टेंट और सेकंड होता है प्रोडक्ट। मैंने तुम्हें डेफिनेशन में बताया था कि क्या कहा था कि क्या होते हैं कि व्हेन द वन और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर, तो जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका होगा, रिएक्टेंट का, और जो हमें फॉर्म्ड होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा क्या, प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं एज अ डिफाइंड ऑफ द रिएक्टेंट, अगर हम डेफिनेशन दें रिएक्टेंट्स की, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं या फिर वो भाग लेते हैं। क्लियर। एंड प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको और डिटेल में समझते हैं ताकि हम और इसे क्लियर कर सकें। वेरी इजी। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की, तो तुम्हारी बुक में भी ये एग्जाम्पल है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम सबको पता है कि एक एलिमेंट है, और जो एयर है सबको पता है कि वो किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन में। क्लियर। तो अब ये जो रिएक्शन है वो इस तरीके से, यहाँ पर देखो बच्चों, मैग्नीशियम जो है एक एलिमेंट है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर के साथ, और क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जो हमारे पास ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ये हमें पहचानना है। तो डेफिनेशन क्या थी, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये है एक एरो, ओके। एरो का जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, हेड, और एक ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्या, टेल। क्लियर। तो जो हेड की तरफ होता है, जो एरो हम बना रहे हैं, जो हेड की साइड होता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो टेल की साइड होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस, ओके। देन मैंने कहा था डेफिनेशन में, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर सब्सटेंस कौन है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट। क्लियर। जहां से रिएक्शन को हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और फिर क्या बन रहा है हमारे पास, ओवरऑल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो मेरे पास एरो के टेल साइड पर है वो है रिएक्टेंट, और एरो के हेड पोर्शन पे है वो है प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। किसी को प्रॉब्लम, आपको इतना कुछ नहीं सोचना है, जस्ट आपको जो रिएक्शन मिलेगी, सपोज मैंने कहा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर सबको पता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। क्लियर। तो अब जो वाटर की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, देखो, व्हेन द हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर। इसको बैलेंस कर लेंगे, अभी बताएंगे बैलेंस कैसे होती है रिएक्शन। इट्स सिंपल लैंग्वेज में तो मैं बता रही हूँ कि अगर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन कर रहा है, साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, वाटर की। तो किसने किस साथ कॉम्बिनेशन किया, हाइड्रोजन ने किया कॉम्बिनेशन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन ने कॉम्बिनेशन किया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, रिएक्टेंट। और क्या बनाया उसने, वाटर, तो ये क्या हो गया मेरे पास, प्रोडक्ट। क्लियर। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो थी केमिकल रिएक्शन की, ओके। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। सो हाउ कैन बी डिफाइन व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो इसमें होता है अ केमिकल इक्वेशन, सॉरी इट्स रॉन्ग, इट्स इक्वेशन, ओके, सॉरी। A chemical equation can be represented by chemical equation. It involves use of symbol of substance, of reactant and product with mention of physical state. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, it involves, clear, it involves use of symbol. यहाँ पर एक टर्म है सिंबल, ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट, मैंने तुम्हें बता दिया रिएक्टेंट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ये भी बता दिया है, विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे 2 टर्म नए आए हैं, सिंबल। सिंबल सबको पता है, यू ऑल आर स्टडी इन क्लास 9th, तुम्हें बताया गया था कि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है तो उस वक्त हमें सिंबल बताते हैं। तो सोडियम का सिंबल क्या है, Na,
ओके। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। इसी तरीके से हम बात करेंगे जब हम बात करते हैं कि सिंबल की, ओके, तो सिंबल तो मेरे समझ में आ गया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है तो वो कैसे स्टेट करता है? फिजिकल स्टेट में वो क्या करता है? अपने आप को एग्जिस्ट करता है, क्लियर। और स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस, ओके। ये 3 फॉर्म्स तुम पढ़ चुके हो। सॉलिड भी तुम्हें पता है, लिक्विड भी पता है, गैसेस भी पता है, और ये है उसके रिप्रेजेंट, ठीक है। हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका मेथड है। स्मॉल s लिखते हैं सॉलिड के लिए, स्मॉल l लिखते हैं लिक्विड के लिए, स्मॉल g लिखते हैं गैस के लिए। अब एक न्यू फॉर्म आपके पास है एक्वस। तो व्हाट इज एक्वस? ओके, एक्वस कुछ नहीं होता है। एक्वस इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज H2O। पानी में, क्लियर, पानी में जितनी चीजें घुली हुई होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर। अब देखो इसमें मैंने तुम्हें बताया केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो तुम्हें पता है कि जैसे मैंने बोला कि जिंक, व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ H2SO4, क्लियर, व्हेन जिंक तुम्हें पता है रिएक्टेड विथ H2SO4 एंड इट फॉर्म्स, अब यहाँ पर क्या होगा? ZnSO4 प्लस H2, क्लियर। जरूरी नहीं कि हमारे पास प्रोडक्ट एक ही हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हो सकते हैं, क्लियर। तो जिंक जो है वो क्या करेगा? H2SO4 से रिएक्शन करेगा और ZnSO4 की क्या करेगा? यहाँ पर मतलब क्या करेगा? उसको फॉर्मेशन करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? देखो ये हमारे पास एरो है और एरो के हेड पोर्शन पर कौन सा है हमारे पास? प्रोडक्ट, और टेल पे कौन है? रिएक्टेंट, क्लियर। अब देखो, अब मैंने कहा था कि फिजिकल स्टेट, अब देखो जिंक किस स्टेट में होता है? सॉलिड में, क्लियर। H2SO4 है वो कैसा होगा? एक्वस में, क्लियर। और जिंक ZnS, ओके। तो क्या कहा था मैंने कि हम बोल रहे थे केमिकल इक्वेशन। तो जो फिजिकल स्टेट है, क्लियर, जो फिजिकल स्टेट है उसमें क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस फॉर्म। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो पहली रिएक्शन लेते हैं, क्लियर। मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो किस स्टेट में है? सॉलिड में। तो मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है? स्मॉल s, ब्रैकेट हम बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं s। ऑक्सीजन जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो स्मॉल g लिखेंगे एंड देन इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो होता है सॉलिड फॉर्म में, क्लियर, ओके, नो डाउट। देन नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू बैलेंस एन रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है, टेढ़ा तो नहीं होता ना, हाथ भी लग रहा है, ठीक है। रिएक्शन है हमारे पास आयरन प्लस H2O। जो आयरन है सबको पता है, इट्स सिंबल ऑफ आयरन Fe, क्लियर, इज रिएक्टेड विथ वाटर एंड इट फॉर्म Fe3O4 एंड H2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन है, इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। एंड ये कोई हमारे पास कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए क्या करना है? इसको क्या करना है? बैलेंस कर देना है, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब इस टेबल पर देखो मैंने लिखा है एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्लियर। तो अब देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं मेरे पास, ओके। मैंने कहा था कि आयरन रिएक्ट विथ वाटर, तो अब मेरे पास पहला एलिमेंट कौन सा है? आयरन, ठीक है, पहला लिख देंगे आयरन। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये कंपाउंड है वाटर H2O, इसके एलिमेंट्स हमें अलग अलग लिखने पड़ेंगे, क्लियर। ऐसा नहीं कि H2O तो हम यहाँ पे H2O लिख देंगे, गलत। हमारे पास जो कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अब H2O में एलिमेंट क्या है? H एंड थर्ड वन इज O, ये देंगे। हमारे पास जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट आएगा, क्लियर सी बात है। तो आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्लियर। तो अब देखो हमें बैलेंस करना है, क्या करेंगे? जो रिएक्टेंट वाली साइड है, जो एरो के टेल वाले, उसको चेक करेंगे। तो आयरन यहाँ पर कितना है? देखो बच्चों 1, क्लियर। और यहाँ पर कितना है? 3, है ना। In this case, in the reactant, the iron is only one element, and in this case, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के केस में हमारे पास कितने आयरन है? 3, क्लियर। तो रिएक्टेंट में हमारे पास आयरन कितना है? 1, और प्रोडक्ट में कितना है? 3, क्लियर। इसको लिख देंगे, अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं क्या हमारे पास कितना है, ओके। देन हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। कभी भी हो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो जो जितने उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट कितना है? 2। अब देखो यहाँ पर कितने हैं मेरे पास रिएक्टेंट? अगेन 2, क्लियर। अब लास्ट मेरे पास क्या बचा? ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन जो मेरे पास है वो कितना है? रिएक्टेंट के केस में 1, और प्रोडक्ट केस में कितना है? देखो कितना है प्रोडक्ट केस में? 4, क्लियर।
देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आयरन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3, तो इजी क्या करेंगे हम 1 × 3। क्लियर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए उसके आगे से हम क्या कर देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं। तो 3 लिख दिया मैंने। क्लियर, 3 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है